शुभोदय। और आज हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी का सेकेंड चैप्टर दैट इज़ नक्सलिज्म करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग ने टेररिज्म के ऊपर एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वहाँ लिंक पे दिए हुए लिंक्स पे जाके आप वो वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, नक्सलिज्म इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, और एज अ ग्रुप डिस्कशन हो या फिर किसी भी एक नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको देखने को मिलता है। नक्सलिज्म से पहले हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, सोशलिज्म। सोशलिज्म शायद आप सब लोग जानते होंगे। जो सोशलिज्म होता है इसका एक मीनिंग है, मीनिंग यानी कि इक्वालिटी इन द सोसाइटी। सोशलिज्म का जो कंसेप्ट है इक्वालिटी इन सोसाइटी, ये जो कंसेप्ट दिया था वो कार्ल मार्क्स ने दिया था, राइट। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था कि सोसाइटी में क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, राइट। अब सोसाइटी में इक्वालिटी का इनका मतलब क्या है कि सोसाइटी में अगर आपको इक्वालिटी लानी है तो कंसेप्ट ये बोला जाता है कि सोसाइटी में इक्वालिटी का मतलब क्या है, जो पुअर एंड जो रिच के बीच में जो गैप है, यानी कि जो एक बहुत बड़ा गैप है पुअर और रिच के बीच में, वो ख़त्म होना चाहिए और सभी लोग इक्वल होना चाहिए, कोई गरीब या कोई अमीर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी को बोला जाता है सोशलिज्म, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सोशलिज्म यानी कि सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के दो तरीके हैं दुनिया में। इसी गोल तो एक ही है लोग का, कहने का मतलब है कि सोसाइटी में इक्वालिटी लानी है, यानी कि गरीबी और अमीरी को ख़त्म करके सबको एक बराबर करना है। तो इसके पीछे अब अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं कि आप अमीर और गरीब यानी कि सोसाइटी में इक्वालिटी कैसे ला सकते हो, तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो एक क्या कर सकते हो, आप सारे अमीर को क्या करो वायलेंस के थ्रू मार दो और उनके पैसे को क्या करो गरीबों में बांट दो, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा है आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू लॉ ला के आप क्या करो वहाँ पे सोसाइटी में इक्वालिटी लेके आओ, यानी कि आप रिचर लोगों को ये लॉ ला के ये बताओ कि आप इससे ज़्यादा पैसा नहीं रख सकते अपने पास, ठीक है। आपको अगर आप पैसा इससे ज़्यादा पैसा रखते हो आपको पनिशमेंट मिलेगी और आप इसके एक्सेस अमाउंट जो है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लॉ ला के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के सोसाइटी में इक्वालिटी ला सकते हो। यानी कि सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि इक्वालिटी इन सोसाइटी, यानी कि अमीर और गरीब के बीच में का जो गैप है वो ख़त्म हो जाए और सभी लोग सोसाइटी में इक्वल हो जाए, इसी को बोलते हैं सोशलिज्म। अब ये एक ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्ट है कि हाँ, जो जहाँ तक इनको एक गोल है यहाँ तक इन सबको पहुँचना है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया इस गोल तक पहुँचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है आपका थ्रू वायलेंस, ठीक है, यानी सोशलिज्म तक पहुँचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है आपका थ्रू वायलेंस, यानी कि आप वायलेंस करो, यानी कि रिच लोगों को मार के उनका पैसा क्या करो, आप उसे ज़बरदस्ती छीन के उनका पैसा गरीबों में बांट दो और गरीबों में बांटने के बाद फिर सोसाइटी में इक्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, वो अलग मैटर है कि बाद में वो उसकी वजह से अपना बोलते ना कि जो बैलेंस है इकोनॉमी का वो ख़राब हो जाएगा, वो अलग मैटर है। यहाँ तक सिर्फ यहाँ पे इतनी ही बात की जा रही है कि सोसाइटी में आप इक्वालिटी लाओगे कैसे। एक तो वायलेंस के थ्रू ला सकते हो और एक है आप डेमोक्रेसी के थ्रू ला सकते हो। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आओ, लॉ एंड ऑर्डर लेके आओ और उनसे उनकी एक्सेस अमाउंट में जो पैसे हैं उसको एक्वायर करके फिर उसको एक इनडायरेक्टली पुअर पीपल के डेवलपमेंट के लिए लगा दो। ठीक है, इस तरह से सोसाइटी में इक्वालिटी लाएगी। अब इसी में क्या होता है कि जो वायलेंस के थ्रू सोसाइटी में इक्वालिटी लाने की कोशिश करता है उसको बोलते हैं कम्युनिस्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट। यानी इनका मानना ये है कि सोसाइटी ऐसे नहीं बदलेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, वायलेंस करना पड़ेगा, हथियार उठाने पड़ेंगे और हथियार उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब हथियार उठा के आपको क्या करना पड़ेगा, सारे जो रिचर पर्सन है उनको मार देना पड़ेगा और जो पैसा है, जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा गरीबों में। ठीक है, इसको बोलते हैं कम्युनिज्म। और जो यहाँ पे डेमोक्रेसी के थ्रू लाया जाता है उसको जैसे कि इंडिया करता है लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू आपको क्या करना है, सोशलिज्म लेके आना है। यानी कि पुअर पीपल को रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना, उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, उनको बोलते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना प्रोवाइड करना, ये सब क्या है, सोशलिज्म ही तो है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कम्युनिज्म में क्या होता है, कम्युनिज्म जो सोशलिज्म का जो वायलेंस ग्रुप है इसके दो लीडर हुए, एक हुए लेनिन और एक हुए माओ जेदांग, माओ जिसको शॉर्ट फॉर्म में माओ बोलते हैं। लेनिन और माओ दोनों का ही ये मानना था कि
हर गरीब यानी हर पुअर इंसान को क्या करना चाहिए, हथियार उठा लेना चाहिए और हथियार के बल पर अपने आप को सोसाइटी में इक्वल करना चाहिए। ठीक है, उनका एक स्लोगन ये था, पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, यानी कि जो पावर है वो बंदूक की नली से आती है और सभी गरीब यानी कि बुर्जुआ लोगों को, गरीब मतलब यहाँ पे उनका एक वर्ड था बुर्जुआ लोगों को हथियार उठा लेना चाहिए। ठीक है, इस तरह से सोसाइटी में सोशलिज्म आएगा। ठीक है, तो ऐसे जो सोसाइटी में सोशलिज्म का सपोर्ट करते हैं लेकिन थ्रू वायलेंस, उसको एक वर्ड दिया जाता है कम्युनिज्म। और जो हम लोग नक्सलिज्म आज देख रहे हैं ये कम्युनिज्म ही है, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा अलग हो गया है। इसके पीछे हम लोग क्या स्टोरी है वो आगे देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं नक्सलिज्म। ठीक है, तो नक्सलिज्म के बारे में पढ़ने से पहले मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी, जिससे क्या होगा कि आगे आने वाले टाइम में जब भी मैं आपको कम्युनिज्म की बात करूंगा तो आपको ये समझ में आता रहेगा कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है। वो लोग जो वायलेंस को सपोर्ट करते हैं सोशल इकोनॉमिकल इक्वालिटी के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग नक्सलिज्म चैप्टर में देखेंगे इनकी, देखो ये जो इसमें दिख रहा है आपको नक्सलिज्म, यानी ऐसा ग्रुप जो अपने बातों को मनवाने के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हथियार उठा चुका है, उसको भी हम लोग नक्सलिज्म या सोशलिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहले देखते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नक्सलिज्म क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि इस नक्सलिज्म का इंडिया में कैसे डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद ये देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, कैसे ये काम करता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर ये देखेंगे कि इनका एम क्या, मतलब क्या चाहते हैं ये, इनका गोल क्या है और ये कैसे ऑपरेट करते हैं, मोड्स ऑफ ऑपरेंडी, यानी कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि आजकल का जो नक्सलिज्म है उसके लिंकेजेस टेररिज्म के अगेंस्ट, टेररिस्ट और एक्सटर्नल जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं उनसे मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे आज जो नक्सलिज्म है वो टेररिज्म के साथ मर्ज हो रहा है, एनेक्स कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द राइज ऑफ नक्सलिज्म, कौन कौन से फैक्टर हैं जो नक्सलिज्म के राइज होने के पीछे का मेन कारण है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे नक्सलिज्म से लड़ रही है और वे फॉरवर्ड क्या है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये बातें। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं कि नक्सलिज्म क्या है। एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया नक्सलिज्म इज नथिंग बट अ कम्युनिज्म, यानी कि ये कम्युनिज्म ही है, लेकिन इसका जो नाम है इस जहाँ से स्टार्ट हुआ था उस एरिया के वजह से पड़ा है। ठीक है, देखा जाए तो द नक्सलिज्म ड्राइव्स द नेम ऑफ द विलेज नक्सलबारी। ठीक है, ऑफ डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल। एक्चुअली हुआ क्या था कि वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है दार्जिलिंग, शायद आप सब लोगों ने सुना होगा इसको। तो दार्जिलिंग में क्या हुआ था कि वहाँ पे एक टी प्लांटेशन का बहुत बड़ा फार्म था। ठीक है, टी प्लांटेशन आपको शायद पता होगा, टी प्लांट रहता है वहाँ पे। तो हुआ क्या था कि वहाँ पे बहुत सारे मजदूर टी प्लांट में काम करते थे। वो क्या करते थे कि जो टी के जो प्लांट्स होते थे उनके अंदर ऊपर से जो पत्तियाँ होती थी उसको चुन के लाते थे और उससे टी बनता था और वो एक्सपोर्ट होता था। और वहाँ के मजदूर डिमांड कर रहे थे कि हमारा जो पेमेंट है या हमारी जो इनकम है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो टी प्लांट का ओनर था वो ज़्यादा रिचर था और उसने इस आंदोलन को बहुत ही ज़्यादा पावर का यूज़ करके उसको दबाने की कोशिश की। ठीक है, उसी में एक बंदे थे अपना यहाँ पे एक नाम है चारू मजूमदार, राइट। एक नाम चारू मजूमदार, यहाँ पे एक लेबर के ही बच्चे थे जिन्होंने माओइज्म यानी कि जो माओइज्म है उसके कंसेप्ट को पढ़ा था और उन्होंने यहाँ से ये आंदोलन स्टार्ट किया। और इसीलिए यहाँ पे जो मजदूर है उन्होंने क्या किया, हथियार उठा लिए। हथियार उठा के जो टी प्लांट के जो हेड थे, मालिक थे, उनको मार दिया गया। और इस तरह से ये जो मूवमेंट बना, इसको जहाँ से ये स्टार्ट हुआ, जो गाँव का नाम नक्सलबारी है, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया, नक्सलिज्म कर दिया, नक्सलाइट एरिया, राइट। स्टार्टिंग में जो इस मूवमेंट था ये सिर्फ अपना बंगाल के दार्जिलिंग तक ही था। ठीक है, और इसमें जो माओ जेडोंग की मैंने बात की, तो माओ जेडोंग जो है वो चाइनीज लीडर हैं जो 1949 में चाइना के इंडिपेंडेंस के बाद आए और वहाँ पे कम्युनिज्म लेके आए। उन्होंने क्या किया था, 1949 में चाइना पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी थी और उन्होंने क्या किया था कि रातों रात बहुत सारे अमीर आदमियों को मार कर उनके जो प्रॉपर्टी है या ज़बरदस्ती हड़प कर उनकी प्रॉपर्टी गरीबों में बांट दी थी। ठीक है, तो माओ जेडोंग का जो कंसेप्ट है ये नक्सलिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है और इसी कंसेप्ट का फॉलो सारे नक्सलिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है द टर्म्स नक्सलिज्म
द टर्म्स नक्सलिज्म was driven from the नक्सलबारी एरिया, राइट। जो नक्सलिज्म का जो टाइप है ये हम लोग ने नक्सलबारी एरिया से लिया है, ठीक है, जो कि दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। इट रिफर्स टू द यूज़ ऑफ वायलेंस, यानी कि क्यों, क्योंकि माओ ज़ेडुंग का भी यही मानना था कि सभी जो गरीब लोग हैं उनको अपने हाथों में हथियार उठा लेना चाहिए। यानी कि जो माओ ज़ेडुंग हैं ये एक चाइनीज़ रिवोल्यूशनरी लीडर थे जिन्होंने चाइना में डेमोक्रेसी को हटा के कम्युनिज्म लेके आए थे 1949 में, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए कि जो नक्सलिज्म का जो ऑपरेशन है वो इंडिया में 70 सालों से चला आ रहा है, ठीक है। नक्सलिज्म का जो ऑपरेशन है इंडिया में वो 70 सालों से चला आ रहा है, और आप देखोगे एट वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री हैज़ बीन सीरियसली अफेक्टेड बाय ड्यू टू ओवर वायलेंस स्टार्टेड बाय नक्सलाइट ग्रुप्स एक्टिविटी इन दीज एरियाज, राइट। कहने का मतलब क्या है कि जो 70 सालों से नक्सलिज्म चला आ रहा है, और आपने देखा होगा इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इनका जो एक स्लोगन है, नक्सलाइट के एरिया का स्लोगन है, जैसे कि मैंने माओ ज़ेडुंग का ही स्लोगन बताया था, वही ये लोग का भी स्लोगन है कि पावर्स या पॉलिटिकल पावर्स ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ गन। ये सब नहीं है, इनका स्लोगन है। उनका स्लोगन मतलब ये मानना है कि अगर आपको पावर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, नक्सलाइट बनना पड़ेगा, यानी कि जो अपना गन है उसको उठाना पड़ेगा, और इसी तरह से आप पावर क्या छीन सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इनका ये देखो, ये मूवी एक पिक्चर दिख रहा है जहाँ पे बहुत सारे नक्सली लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये बाद में इंडियन गवर्नमेंट या जो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं उनके अगेंस्ट में ऑपरेशन चलाते हैं, ठीक है। अब नक्सलिज्म जो होता है उसके कुछ फेसेस है। फेस मतलब क्या है कि जैसे नक्सलाइट एरिया है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो नक्सलाइट एरिया का अगर ध्यान से देखोगे तो इनका जो पैटर्न है ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है, यानी कि एक बहुत बड़ा एरिया फैला हुआ है जिसको इंडिया में रेड कॉरिडोर बोलते हैं, ठीक है, रेड कॉरिडोर, ठीक है। इनका जो ये होता है फ्लैग होता है पूरी तरह से रेड कलर का होता है, और उसमें हंसुआ ऐसा और एक ऐसा हथौड़ी का एक साइन होता है, राइट। तो इस तरह से जो नक्सलिज्म होता है ना वो बेसिकली बहुत सारे फेसेस में स्टैब्लिश होता है, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इनका जो फेस होता है, जो पहला फेस होता है प्री फ्रेटर्निटी फेस, यानी कहने का मतलब क्या है, ये इसमें क्या होता है, इनकी एक टीम होती है जो जाती है जगह अलग अलग जगहों पे और आइडेंटिफाई करती है कि कहाँ पे नक्सलिज्म को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे वही लिखा है न्यू एरियाज, यानी कि नए एरिया का सर्वे करती है और आइडेंटिफाई करती है इंपॉर्टेंस पीपल, ठीक है, इंपॉर्टेंट पब्लिक इश्यूज ऑन विच मास कैन बी मोबिलाइज, यानी कि वो सर्वे क्या करते हैं कि ऐसा कौन सा पीपल है और कौन सा ऐसा कोई इशू है जिस पे पूरे के पूरे जनता को भड़काया जा सकता है और उनको अपने साथ लाया जा सकता है, राइट। जैसे कि कहीं पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कहीं पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट को वहाँ पे ये मिला, माइंस मिला, आयरन माइंस मिला, आयरन ओर का माइंस मिला, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, वहाँ पे रहने वाले लोगों को डिस्प्लेस कर देगी और उनको कंपनसेशन देके कहीं और पे सेटल कर देगी, और उस एरिया में क्या करने लगेगी, खुदाई करने लगेगी, राइट। जैसे उस एरिया में खुदाई करने लगेगी उससे क्या होगा कि वहाँ के जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं वो कहीं और जाएंगे, और इसमें क्या होता है कि करप्शन या कुछ और कारणों की वजह से जो डिस्प्लेस लोग हैं उनको पूरी की तरह से मुआवजा नहीं मिल पाता, यानी कि उनका जो कंपनसेशन है वो नहीं मिल पाता, या उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जंगल में भटकते रहते हैं। इसीलिए इस बात को अब जब कहीं ऐसा हुआ रहेगा तो यहाँ पे नक्सलाइट एरिया के लोग आएंगे और इनकी सांत्वना गेन करने की कोशिश करेंगे, यानी कि इनका जो इमोशनल जो ये है उसको गेन करने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे कि सरकार ने आपके खिलाफ गलत काम किया है, आपको सरकार के अगेंस्ट में बंदूक उठा लेनी चाहिए, ठीक है। वो बोलेंगे कि अगर आप बंदूक नहीं उठाओगे तब तक आपके राइट्स नहीं मिलेंगे, और इस तरह से ये लोगों को जहाँ पे विक्टिम है जो किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के, उन लोगों को उठाया जाता है और उनको नक्सलाइट बना दिया जाता है। तो ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए जो पहला फेज स्टार्ट किया जाता है वो किया जाता है आपका, इसको बोलते हैं प्री पैरेटरी फेस। प्री पैरेटरी फेस में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल्स जो नक्सल की ग्रुप होते हैं वो जाते हैं और ऐसे एरिया में आइडेंटिफाई करते हैं। इसके साथ साथ वो ये भी देखते हैं क्या यहाँ पे हमारे लिए बेस बनाना आसान है, यानी कि वहाँ पे जंगल है,
वो लोग ऐसे जगह पे रहेंगे जहाँ पे जंगल होगा, जहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत कम होगी, जहाँ पे डेवलपमेंट कम होंगे, गरीब लोग बहुत ज़्यादा होंगे। खासकर जंगलों में क्या होता है, गवर्नमेंट की जो स्कीमें वो पहुँच नहीं पाती है, करप्शन के थ्रू वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। पहला तो वहाँ पे कोई गवर्नमेंट के थ्रू कोई एट्रोसिटीज़ की गई हो जहाँ पे बहुत सारे लोग उससे परेशान हो। दूसरी चीज़ क्या कि वो ऐसा एरिया होना चाहिए, रिमोट एरिया होना चाहिए, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस इजीली एक्सेस ना कर पाए। तीसरा एरिया जंगल एरिया होगा तो बहुत अच्छा है, बिकॉज उनको जंगल का रास्ता पता होता है और वो उनके छुपने का एक बहुत ही अच्छा जगह बन जाता है। ठीक है। और चौथा चीज़ क्या है कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो जनता को, वहाँ पे रहने वाली गरीब जनता को ये बता पाएंगे कि आप देखो बाहर के शहर कितना डेवलप हो रहे हैं और आपको डेवलप नहीं किया जा रहा है। और चौथा पांचवा चीज़ क्या होगा, ऐसा एरिया होगा जहाँ पे ज़मीन के अंदर से कोयला या माइनिंग के थ्रू तांबा पीतल या किसी भी तरह का मेटल्स निकाला जा रहा है। तो ऐसे एरिया में क्या होता है, लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होते हैं या उनको गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कर दिया जाता है। और इस तरह से ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा ही वनरेबल होते हैं। और इसी को कौन करता है, प्री प्रेडेटरी फेस करती है। प्रिवेटरी फेस ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करती है और ये इन्फॉर्म करती है हाई कमांड को। ठीक है। उसके बाद आता है प्रोस्पेक्टिव फेस। प्रोस्पेक्टिव फेस में क्या होता है, मोबिलाइजेशन थ्रू द फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेजिंग डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन द लोकल पब्लिक ग्रीवेंस। ठीक है, जो लोकल पब्लिक का दुख होता है उस सेकेंड फेज में क्या होता है, वहाँ पे मोबिलाइज वो लोग आते हैं और वहाँ पे जो लोकल पब्लिक है उनके ग्रीवेंस को देखते हैं और उनको गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट से भड़काते हैं कि आपके साथ गवर्नमेंट ने कितना बुरा किया और आप इससे अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए खतरा होगा, कल गवर्नमेंट आपको भी क्या कर सकती है, इसी तरह से ट्रीट कर सकती है। अंडरस्टैंड? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी क्या करते हैं कि लोगों का जो पब्लिक ग्रीवेंस होता है, जो पब्लिक का दुख होता है, उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक बार ये सब चीज़ें हो गई, उनको लगने लगा कि हाँ पब्लिक यहाँ पे मोबिलाइज हो रही है, उनके सपोर्ट में बात कर रही है, तो फिर वो क्या करते हैं, उस एरिया में गोरिल्ला फेस स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि इसमें क्या करते हैं, वो अपना बेस उस एरिया के आसपास, उसका आसपास में जंगलों पे, पहाड़ों पे, जैसा भी एरिया होगा जहाँ पे इजीली छुपा जा सकता है, बीहड़ों में, ऐसे एरिया में अपना क्या करती हैं, बेस स्टैब्लिश करती है। ठीक है, एक बार बेस स्टैब्लिश हो गया और उसी को लोग क्या बोलते हैं, गोरिल्ला जोन या लिबरेटेड जोन डिक्लेयर कर देते हैं। यानी कि ये जो एरिया है वो आज़ाद हो गया। उसके बाद क्या है, लिबरेटेड फेस। लिबरेटेड फेस में क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल गवर्नमेंट। जैसे जिस एरिया में उन्होंने अपना सब कुछ ये कर लिया और वहाँ पे गवर्नमेंट उनके साथ मुठभेड़ में कुछ नहीं कर पाई, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं वो लोग, पीपल्स गवर्नमेंट। यानी वहाँ पे क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट, जिसको हिंदी में बोलता है जनताना अदालत। अगर आपको पूछा जाए कि जनताना अदालत कौन लगाता है, तो कम्युनिस्ट जो ग्रुप होती है ये अपनी जनताना अदालत लगाती है। इनका जो जनताना अदालत होता है उसमें तुरंत फैसले होते हैं। ठीक है, वहाँ पे सबूत और ये सब नहीं, गांव वालों ने जो बोल दिया है गलत है तो सबके सामने उनको जो भी सजा देनी है सबका पूरे गांव के सामने होती है, इसलिए उसको जनताना अदालत बोलते हैं। ठीक है, यानी कि गोरिल्ला फेस जब इस्टेब्लिश कर लिया जाता है और गवर्नमेंट के साथ फाइट हो जाती है और गवर्नमेंट वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती है, तो वह उस एरिया को क्या बोला जाता है, लिबरेटेड फेस, यानी कि आज़ाद एरिया। ठीक है, और वहाँ पे वो खुद अपनी जनताना अदालत को स्टैब्लिश करते हैं, जनताना अदालत। ठीक है, याद रखना जनताना अदालत क्या होता है। तो जनताना अदालत स्टैब्लिश करते हो, जनताना अदालत में ये खुद ही जज होते हैं और ये तुरंत के तुरंत फैसला सुना देते हैं। ठीक है, इस तरह से वहाँ के लोगों को भटकाया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया। इंडिया में नक्सलिज्म का स्टार्ट कैसे होता है। तो बेसिकली इसके 3 स्टेज हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेज यहाँ पे देखते हैं। पहला स्टेज मैंने जैसे बताया कि 1967 में मैंने आपको स्टोरी बताया था, चारू मजूमदार, सानू कान्याल और आपके थे। तो मेनली इनका जो नक्सलिज्म का जो स्टार्ट था उसके जो मेन नेता थे वो चारू मजूमदार और सानू कान्याल थे। ठीक है, चारू मजूमदार 1967 में ये इंसिडेंट के बाद यहाँ से नक्सलिज्म स्टार्ट होता है। लेकिन ये नक्सलिज्म अभी तक सिर्फ कहाँ पे रहता है, कोलकाता में रहता है। ठीक है, कोलकाता में रहता है। तो 1967 में नक्सलिज्म ये स्टार्ट होता है। पहले अपना दार्जिलिंग में जो नक्सलबाड़ी है यहाँ से ये स्टार्ट होता है। फिर उसके आसपास के गांव यानी कि खोरीबारी और फांसीडवा, यहाँ पर दार्जिलिंग का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर स्टार्ट होता है। ठीक है, 1967 में एक और इस तरह से क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे जितने भी जो मजदूर हुआ करते थे वो क्या बन जाते हैं, हथियार उठा लेते हैं और वो क्या करते हैं, कलकत्ता में आके अपनी एक कमेटी बनाते हैं जिसको बोला जाता है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी। ठीक है,
तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाते हैं कोलकाता में, और यही कमेटी 1968 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी। और अभी मैंने आपको बताया कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है। इस वर्ड से आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ये बेसिकली सोशलिज्म चाहते हैं लेकिन विद द वायलेंस, ठीक है, वायलेंस का सपोर्ट लेके ये सोशलिज्म लाना चाहते हैं। तो अब इसका नाम क्या होगा, AICCR, ऑल इंडिया कमिटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी, ठीक है, ऑल इंडिया कमिटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी, ठीक है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि ये इसका पहला स्टेज होता है 1967 से स्टार्ट होता है, और आप देखोगे धीरे धीरे ही इंडिया के बहुत सारे स्टेट में फैलता चला जाता है। इसकी 4 आइडियोलॉजीज होती हैं। स्टार्टिंग में जब ये बनता है इसके 4 आइडियोलॉजी होती हैं। पहला क्या होता है, माओ के हिसाब से, ठीक है, माओ के हिसाब से जो माओ की आइडियोलॉजी है उस पर लोगों को ट्रेनिंग देना और उनके प्रोटेक्शन के लिए उनको खुद के प्रोटेक्शन के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता था। प्रोटेक्टेड पीपल्स वेयर इन अकॉर्डेंस विद द माओ टीचिंग्स, यानी कि माओ की जो बातें हैं वो उन लोगों को बताई जाती हैं कि माओ क्या चाहते थे या माओ का जो आइडियोलॉजी है वो क्या है। इस तरह से उनको इस बात पर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। उसके बाद गुरिल्ला वॉर कैसे लड़ा जाता है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। यानी कि 4 स्टेज में लोग काम करते हैं। लोगों को पहले माओ की जो सिद्धांत है, जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको समझाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, जो इसमें कन्विंस हो जाता है उसको क्या करते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए रेडी करते हैं। उसके बाद क्या है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ रूरल रिवोल्यूशनरी बेस एरिया, ठीक है। उसके बाद जैसे कि बेसिकली लोग शहरों में नहीं रहते, याद रखना जो नक्सलिज्म है ये शहरों में नहीं डेवलप होता है, ये रूरल एरिया में ही डेवलप होता है जहाँ पे जनता गरीब और अनएजुकेटेड है, जहाँ पे डेवलपमेंट अभी तक नहीं आया है, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, ऐसे एरिया में अपना बेस को स्टैब्लिश कर लेते हैं जिसको बोलते हैं रिवोल्यूशनरी बेस एरिया, ठीक है, जो कि बेसिकली रूरल एरिया में होता है और डेंस फॉरेस्ट के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद एनसर्कलिंग द सिटीज एज वेल एज अवेस्टिंग फ्रॉम पार्लियामेंट्री इलेक्शन, ठीक है। जो सिटीज़ है उनको अपने एरिया में कैप्चर करते हैं और कुछ तो इफेक्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी करवाते हैं, ठीक है। यानी कि अपना इस जो सिटी का इलेक्शन होता है उसमें भी लोगों को बोलते हैं बाइकआउट कर दो आप, ठीक है। पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन होता है उसमें भी लोगों को बोलते हैं बाइकआउट कर दो क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आएगी आपकी नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये सब चीज़ें आपको पिक्चर में देखने को मिलती है। चलो आगे चलते हैं। सेकेंड स्टेज क्या बोलता है, सेकेंड स्टेज क्या हुआ था कि जो सेकेंड स्टेज माओ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ गया था। एक्चुअली जो सेकेंड स्टार्ट होता है वो 1975 के इमरजेंसी से स्टार्ट होता है। इमरजेंसी में आपको पता ही होगा कि जो सारी पावर आ जाती है वो स्टेट से छीन के किसको किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। और इसी के साथ साथ एक और इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे 1972 में, तो चारू मजूमदार जो थे यहाँ के जो इसके नेता थे वो उनकी डेथ हो जाती है जेल में, ठीक है। तो चारू मजूमदार की डेथ होने की वजह से क्या होता है, ये जो आंदोलन है बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है। और बहुत ज़्यादा फैल जाने के कारण ये जो बंगाल का अभी तक जो सिर्फ बंगाल में थे ACCCI, ठीक है, ये जो एरिया है इसको छोड़ के मोस्ट इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाते हैं। यानी कि इमरजेंसी में क्या होता है, जब 1975 में इमरजेंसी लगती है, देखो इमरजेंसी में क्या होता है, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। अब जो पुलिस होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, तो पुलिस किसी की नहीं सुनती, वो क्या करते हैं, एट्रोसिटीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी में इनके बहुत सारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया और उसमें से जो मेन लीडर थे चारू मजूमदार, उनकी डेथ भी हो जाती है। इस चीज़ को देखते हुए कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वायलेंस भड़कता है और यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में जो भी एंड छत्तीसगढ़ जो भी नक्सली एरिया थे वो क्या हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं। और इसमें वो ज्वाइंट होके वो लोग क्या करते हैं, CPIML, एक देखो CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ML अपना माओ जेडंग एंड लेनिन, ऐसा इसका नाम है। इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, CPIML का फुल फॉर्म होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओज एंड लेनिन, ठीक है। वॉज कन्वर्टेड इनटू, जो ये ML है, इतने सारे लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप का नाम रखते हैं, ग्रुप क्या बोलते हैं, पीपल्स वॉर ग्रुप, ठीक है, पीपल्स वॉर ग्रुप इन 1980 विच हैड इट्स बेस इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। यानी PWG का जो बेस होता है वो कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में होता है।
ठीक है। तो इस तरह से इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ करती है और इनके बहुत एक आध नेता भी मारे जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है और भी भड़क जाते हैं और बंगाल, बिहार, उड़ीसा और जितने भी माओइस्ट एक्टिविस्ट हैं वो क्या कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं और एक नया ग्रुप बनता है PWG। इसका फुल फॉर्म होता है पीपल्स वॉर ग्रुप, और ये इसका जिसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है। और ये लोग मैसिव अमाउंट में अटैक करते हैं अपना पुलिस पर्सनल्स पर, और इस तरह से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ को फेस करना पड़ता है। अब आता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज आपको समझ में आ रहा है, पहला स्टेज होगा, सेकंड स्टेज होगा, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या आता है, 2004 PWD जो ऑपरेटिंग आंध्र प्रदेश माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑपरेटिंग बिहार। देखो जो आंध्र प्रदेश में ऑपरेट कर रही थी वो क्या थी आपकी, PWD, और उसके बाद बिहार में एक और कम्युनिटी थी माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया, MCCI। ये बिहार में ऑपरेट कर रही थी और वो दोनों ज्वाइन हो गए और एक नया ये बनाया CPI माओइस्ट, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। माओइस्ट मतलब माओइस्ट, माओइस्ट का मतलब वो लोग किसके आदर्शों को फॉलो करते हैं, माओ जेदांग को। माओ जेदांग के आदर्शों को फॉलो करने वाले लोगों को माओइस्ट कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ CPI, ठीक है, माओइस्ट नक्सल वायलेंस हैज़ बीन राइज ऑन द 2005, यानी 2005 में जब ये कंस्ट्रक्शन होता है तो 2005 में फिर से नक्सल मूवमेंट क्या हो जाता है, पूरे बढ़ जाता है। और जो बिगेस्ट इंसिडेंट अभी तक का नक्सल की तरफ से है जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई थी, वो 2010 में दंतेवाड़ा करके छत्तीसगढ़ में एक जगह है जहाँ पे 76 पर्सनल को IED ब्लास्ट के थ्रू क्या किया जाता है, मार दिया जाता है। ठीक है, इसमें 76 जो आर्मी पर्सनल होते हैं CRPF के, वो मारे जाते हैं। ठीक है, तो दंतेवाड़ा याद रख लेना, दंतेवाड़ा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, शोइंग द एक्सटेंट ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्किल्स। और ये जो ये अट्रैक हुआ है ये दिखाता है कि कैसे जो माओइस्ट है उनका प्लानिंग अच्छा है, उनका स्किल अच्छा है, और वो हमारा जो इंटेलिजेंस फोर्सेस है उससे कहीं आगे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है 2005 में ये जो होता है अपने पीक पे होता है। अब आप देख सकते हो जो दंतेवाड़ा में जो एक्सीडेंट हुआ था, यानी जो माओइस्ट लोगों ने IED ब्लास्ट किया था, उसमें हमारे कितने जवानों की जान चली गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि नक्सलिज्म इंडिया में कहाँ कहाँ स्प्रेड किया है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो नक्सलिज्म इंडिया में उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तरांचल यानी कि यहाँ पे भी है थोड़ा सा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी है, झारखंड, बिहार, ठीक है, यानी कि उत्तरांचल यानी उत्तराखंड हो गया। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। उसके बाद हरियाणा भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो रेड वाला हाईली अफेक्टेड एरिया है, जो येलो वाला है मोस्ट मॉडरेटली अफेक्टेड एरिया है, और जो एकदम लो वाला है वो मार्जिनली अफेक्टेड एरिया है। कहने का मतलब क्या है, ग्रे वाला जो है। तो अगर आप ग्रे देखोगे तो मार्जिनली अफेक्टेड है, लेकिन आपको मोस्टली क्या दिखाई दे रहा है, रेड वाला दिखाई दे रहा है। यानी कि आपका उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये सब उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो एरिया होता है, इतना जो एरिया होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड कॉरिडोर। ठीक है, देखा जाए तो अपना जो नक्सलिज्म है ऑलमोस्ट हर स्टेट में आपको देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये एरिया जो है इसको ही गवर्नमेंट क्या बोलती है, रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर मतलब वो एरिया जहाँ पे नक्सलाइट एरिया का नक्सलाइट लोगों का कब्जा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखोगे नक्सल एरिया, तो हमारे इंडिया में जो नक्सल एरिया है वो मोस्टली अगर आप देखोगे तो आपको एक ध्यान से देखोगे तो वो एरिया में है जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है। अभी भी इंडिया का ये एरिया जो है वो डेंस फॉरेस्ट से भरा हुआ है। दूसरी चीज़, डेंस फॉरेस्ट के साथ साथ क्या है, यहाँ पे रॉ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो अर्थ के नीचे जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे माइनिंग के काम किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जब यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से माइनिंग के काम किया जाता है तो गवर्नमेंट को बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है। अब डिस्प्लेस हुए लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना कि वनरेबल शिकार प्रे हो जाते हैं किसके, नक्सलिज्म के। वो क्या बोलते हैं कि आपका ज़मीन को सरकार ने छीन लिया है और उसके बदले में आपको मुआवजा नहीं दिया है, या तो आप बंदूक उठा लो और सरकार से बदला लो। ठीक है, इसलिए वहाँ के बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट करते हैं और वो बंदूक उठा लेते हैं। उनकी रिग्रेस ट्रेनिंग के बाद उनको नक्सलिज्म में ज्वाइन कर लिया जाता है। ठीक है, ये एक रीज़न है। दूसरा भी बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि पुलिस एक्टिविटी है, ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब देखने को आपको मिलेगी।
तो यहाँ पे वही लिखा है पोलिट ब्यूरो इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, यानी कि जो डिसीजन लेने का काम करेगा वो पोलिट ब्यूरो करती है। फिर उसके बाद इनके बीच में एक सेंट्रल कमेटी बनती है, ठीक है। सेंट्रल कमेटी में कुछ मेंबर होंगे, ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की बातों पर काम करते हैं और ये देखते हैं कि कैसे हमारे यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और हथियारों को सप्लाई किया जाए, ठीक है, और किससे मदद लेनी है किससे मदद नहीं लेनी है। उसके बाद होता है जैसे तो सेंट्रल कमेटी का हो गया, यानी कि पूरा का पूरा जितना भी नक्सलाइट एरिया उन सबका सेंट्रल कमेटी यही रहेगी, यानी कि इंडिया के जितने भी स्टेट में नक्सलिज्म है उनका एक सेंट्रल कमेटी होगा, या तो बिहार में होगा या तो आंध्र प्रदेश में होगा या तो ये होगा। सेंट्रल कमेटी के बाद हर स्टेट की अपनी अपनी स्पेशल कमेटी होती है, राइट। हर स्टेट में क्या होता है कि जैसे कि सेंट्रल कमेटी है तो सेंट्रल कमेटी में बहुत सारे मेंबर बैठे हैं, तो हर स्टेट से उस कमेटी में कुछ मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, यानी कि हर स्टेट की तरफ से, यानी कि जितने भी स्टेट में नक्सलिज्म है वहाँ का स्टेट जो कमेटी का चेयरमैन होगा वो सेंट्रल कमेटी के पास आता है। तो सेंट्रल कमेटी होती है, स्टेट कमेटी होती है, स्पेशल एरिया कमेटी होती है, यानी कुछ एरिया स्पेशल एरिया होते हैं। फिर उसके बाद स्टेट कमेटी के बाद रीजनल कमेटी, यानी स्टेट के अंदर कोई रीजन है वहाँ पे नक्सलिज्म है तो उस एरिया का भी कमेटी होता है, ठीक है। डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी होती है और फिर बाद सब डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी होती है और एरिया कमेटी भी होती है। इस तरह से क्या होता है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो इस हायरार्की में काम करता है, यानी कि सबसे पहले पोलिट ब्यूरो होगा। पोलिट ब्यूरो क्या होता है, डिसीजन मेकर है, ठीक है, यानी कि ये डिसीजन लेने का काम करता है और लोगों को एडवाइस, जो भी अपना सेंट्रल कमीशन कमेटी है इनको क्या करता है, एडवाइस करता है। यानी कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि सबसे पहले पोलिट ब्यूरो आएगा तो गलत नहीं होगा, राइट। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपका आएगा पोलिट ब्यूरो, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा आपका सेंट्रल यानी कि सेंट्रल कमेटी। सभी स्टेट में जितने भी नक्सलिज्म है उनका सेंट्रल कमेटी यही होता है। सेंट्रल कमेटी के बाद नेक्स्ट आता है आपका स्टेट कमेटी, ठीक है। ये सेंट्रल कमेटी के बाद स्टेट कमेटी आएगा। स्टेट कमेटी के बाद फिर क्या आ जाएगा आपका एरिया कमेटी, ठीक है, एरिया कमेटी आ जाएगा, सही है। रीजनल कमेटी आ जाएगा, ठीक है, रीजनल कमेटी आ जाएगा। और उसके बाद रीजन के बाद क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी आता है। जैसे कि इंडिया में अपना एक सेंटर है और उसके बाद बहुत सारे स्टेट हैं, स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, तो वैसे ही सब डिस्ट्रिक्ट अपना रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कमेटी के बाद सब डिस्ट्रिक्ट कमेटी के बाद आपका क्या आता है, एरिया कमेटी। एरिया कमेटी मतलब छोटे छोटे एरिया का जो कमेटी बनती है उसको बोलते हैं एरिया कमेटी, ठीक है। इस ऑपरेशन थ्रू द पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, ठीक है, इनका जो जितना भी ऑपरेशन होता है PLGA के थ्रू होता है। PLGA आपको समझ में आना चाहिए, पीपल लिबरेशन ऑफ गुरिल्ला आर्मी। और इनका जो वॉर ऑफ टैक्टिक्स होता है वो कैसा होता है, गुरिल्ला वॉर, ठीक है। गुरिल्ला वॉर का मतलब वो वॉर जिसमें जंगलों में छिप के या कैमोफ्लैज करके घात लगा के किसी चीज़ पर अटैक करना, ठीक है, इसको बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, वहाँ पे जो ऑपरेशन को अंजाम देती हैं मोस्टली वो गुरिल्ला वॉरफेयर की टीम होती है, ठीक है। अब ये लोग काम कैसे करते हैं, मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या है। पहले तो क्या होता है इसमें इनका जो ये होता है इनमें 3 चीज़ों में डिवाइड होता है। पहले क्या होता है, बेसिक फोर्स क्या करती है, नॉर्मल गाँव वाले होते हैं, राइट। नॉर्मल जो विलेज पीपल होते हैं वो सुबह लोग क्या करते हैं, खेतों में काम करते हैं, विलेज में क्या करते हैं, काम करते हैं खेतों में, फार्म पे काम करते हैं, और रात में फिर यही हथियार उठा के क्या बन जाते हैं, नक्सलाइट बन जाते हैं। तो इनका मेनली काम क्या होता है, गांव में पुलिस आ रही है, किससे इन्फॉर्मेशन ले रही है, कौन पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा है, ठीक है, या फिर कैसे कहीं पर अटैक करना है तो इनको गांव वालों को भेज दिया जाता है। और ये क्या करते हैं कि उसको पूरा का पूरा रेकी करके बताते हैं कि कितने बजे गाड़ी निकलती है, कितने बजे आएगी यहाँ पे, या कहीं से भी सीक्रेटली डेटा को लीक करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम कौन करता है, बेसिक फोर्स करती है। और बेसिक फोर्स का काम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके पर्टिकुलर चीज़ को क्या किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वो जो जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये लोग काम कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया। उसके बाद दूसरा सेकेंडरी फोर्स क्या करेगा कि गोरिल्ला स्क्वाड को क्या करेगा, तैयार करेगा, और उस एरिया में कैसे वॉर लड़ना है, कहाँ पे छुपना है, फिर कहाँ से भाग के कहाँ पे आना है, ठीक है। इस सब चीज़ों का डिसीजन कौन लेता है, सेकेंडरी फोर्स करती है। आर कमेटी प्लस गोरिल्ला स्क्वाडन, ठीक है। इसके सेकेंडरी फोर्स क्या है, कमेटी होती है, गोरिल्ला स्क्वाडन होती है, और ये लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ पहुँचा सकते हैं गवर्नमेंट इंडियन फोर्सेस को, ठीक है। उसके बाद ये सब इन्फॉर्मेशन देने के बाद थर्ड फोर्स क्या करती है, जिसको बोलते हैं मेन फोर्स या स्ट्रक्चर्ड ऑन बैटल, जो कि बैटल पर स्ट्रक्चर होती बनाई जाती है, वो क्या करती है कि अटैक करती है, ठीक है। मेनली क्या करती है, वो अटैक करती है,
ठीक है। इस तरह से इनके 3 पार्ट होते हैं, बेसिक फोर्स होता है, सेकेंडरी फोर्स होता है और मेन फोर्स होता है। बेसिक फोर्स का काम इन्फॉर्मेशन लाना है, सेकेंडरी फोर्स का काम है प्लानिंग करना है और प्लानिंग कैसे सक्सेसफुली जो सब चीज़ें करना है, और टर्शरी यानी कि जो मेन फोर्स है उसका काम क्या है, उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, इतना समझ में आया। इस तरह से क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी इज अराउंड 8,000 to 9,000 है। अभी तक एस्टिमेट लगाया है, एग्जैक्ट कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ठीक है, ठीक है। जन मिलिशिया क्या होता है? जन मिलिशिया देखो वो लोग होते हैं जो पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, यानी कि वो गांव वाले होते हैं, विलेज के लोग होते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली अपने आप को नक्सल नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ ये नक्सल को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जन मिलिशिया का मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग जो कि बोलते हैं ना कि डायरेक्टली एक्टिव नहीं है नक्सलिज्म में, लेकिन जब भी नक्सल लोगों को जरूरत पड़ती है तो ये अपना सपोर्ट उनको देते हैं। तो ऐसे टोटल कितने हैं, 38,000 की स्ट्रेंथ बताई जा रही है, बट स्टिल इट इज़ नॉट अ कंफर्म, क्योंकि एग्जैक्टली कितना डिजिट है ये एग्जैक्टली बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये देखिए आपको इमेज दिखती रहेगी जिसमें आप देखोगे तो नॉर्मल गांव वाले ही हैं, और इन्होंने क्या किया है, हथियार उठा लिया है। ये सुबह के टाइम आपको खेतों में काम करते हुए मिलेंगे, अपना अपना काम करते हुए मिलेंगे, लेकिन फिर शाम को देखोगे तो ये नक्सल के साथ जाके प्रैक्टिस करते हैं, हथियार सीखते हैं, और कभी कभी स्पेशल ट्रेनिंग जब आती है तो वहाँ पे भी क्या करते हैं, ये हथियार सीखते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे जो नक्सलिज्म है ये इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा थ्रेट है। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा थ्रेट है। अब इंटरनल सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो जो इंटरनल सिक्योरिटी होता है वो इस बेसिकली इंडिया में 2 टाइप के सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं, एक तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं और एक इंटरनल सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी के हिसाब से जो नक्सलिज्म है इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट माना गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है। भाई नक्सलिज्म बन तो गए, इनका एम क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो एम इसका क्या है कि दे वांटेड टू गेन द पावर। ठीक है, कि उनको क्या करना है, जो पावर है गवर्नमेंट के पास उसको गवर्नमेंट को वायलेंस के थ्रू छीनना है और यहाँ पे डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिक बनाना है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो उनका सिस्टम जैसा है कि कोई भी रिच नहीं होगा, कोई भी पुअर नहीं होगा, सब बराबर होंगे। ठीक है, उस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या कर रहे हैं, द इंडियन पीपल्स डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिक, यानी कि इसको ये बनाना चाहते हैं, कम्युनिस्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, और जनता ना अदालत यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, नेक्स्ट क्या है, द नक्सलाइट प्रिडोमिनेटली अटैक द पुलिस एंड देयर एस्टैब्लिशमेंट। अब इनका मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या है, ये लोग क्या करते हैं, मेनली आम जनता के ऊपर अटैक कभी नहीं करते हैं, या तो वो पुलिस के ऊपर अटैक करेंगे या सेंट्रल रिजर्व फोर्स सीआरपीएफ के ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सीआरपीएफ रखने के पीछे रीज़न ये है कि जैसे कि आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सब एरिया में माइंस है, तो सीआरपीएफ को वहाँ पे प्रोटेक्शन, माइंस को प्रोटेक्शन देने के लिए सीआरपीएफ को रखा जाता है। तो मेनली इनका जो अटैक होता है वो पुलिस पे होता है और यह कि सेंट्रली आर्म्ड फोर्सेस पर होता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो दुश्मनी होती है वो गवर्नमेंट से होती है, ना कि आम जनता से होती है। आम जनता को नहीं मारते, जैसे कि टेररिस्ट क्या करते हैं, किसको भी मारते हैं, उनको इस बात से लेना देना नहीं को किसको मार रहे हैं। लेकिन जो नक्सल्स होते हैं वो आम जनता को नहीं मारते, उनकी जो फाइट होती है वो पुलिस या फिर आर्म्ड फोर्सेस से होती है। ठीक है, तो इनका मोड ऑफ ऑपरेंडी है। दे ऑल्सो अटैक सर्टेन टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेल एंड रोड, यानी कि वो क्या करते हैं, ना सिर्फ पर्सनल को मारते हैं बल्कि गवर्नमेंट ने कहीं पे रोड बनाया तो उसको भी ब्लास्ट करके उड़ा देंगे। ठीक है, कहीं पे रेल में पटरी बनाई है तो वहाँ पे क्या करते हैं, बॉम्ब लगा देते, तो पटरी टूट जाती है और रेल क्या होती है, पलट जाती है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा फोटोज कैसे दिखते हैं उसमें। ठीक है, यानी कि वो किसी भी तरह से क्या करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, गवर्नमेंट को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट झुके और उनकी बातों को
माने। इस तरह से वो क्या करते हैं, ये उनका मोड ऑफ ऑपरेंडी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, दे ऑल्सो टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, ट्रांसपोर्टेशन एंड पावर ट्रांसमिशन, यानी कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक जो भी है, जैसे कि कोई एरिया में आपका पावर ट्रांसफार्मर्स है उसको उड़ा देते हैं। ठीक है, अगर कोई कंपनी है उसको बर्बाद कर देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है तो ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि वो ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग क्या चाहते हैं कि किसी भी तरह से गवर्नमेंट हमारी बात सुने और हमारी जो डिमांड है वो पूरी करे, अदरवाइज वो लोग हथियार उठा के रखेंगे, ऐसा उनका मानना होता है। ठीक है, उसके बाद देखो जाए तो लाइक क्रिटिकल रिक्वेस्ट, ठीक है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विंग एक्सट्रीमिस्ट, फिर गोरिल्ला वॉरफेयर, पावरफुल प्रोपेगेंडा मशीनरी। ठीक है, यहाँ पे इनके पास बेसिकली जो मोड ऑफ ऑपरेंडी में फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट के कामों में दखल देने के लिए एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सीपीआई अभी माविस्ट है, हमारे इंडिया का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये अभी भी चलता है। जैसे कि कलकत्ता में देखोगे कि सीपीआई है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को काम करने से रोकते हैं, इसको इसलिए उनको क्या बोला जाता है, लेफ्टिस्ट बोला जाता है। लेफ्टिस्ट वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट के किसी भी काम को करने से रोकते हैं और उस पर अड़ंगा अड़काते हैं, वो भी कहाँ से, गवर्नमेंट इलेक्शन के थ्रू पार्टिसिपेट करके इलेक्शन जीतने के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या है, वो लोग गोरिल्ला वॉरफेयर लड़ते हैं, यानी कि आपको पता ही है कि जो ये एरिया चुनते हैं वहाँ पे गोरिल्ला वॉरफेयर लड़ना बहुत ज़्यादा आसान होता है। और फिर उसके बाद पावरफुल प्रोपेगेंडा मशीन, यानी कि जो प्रोपेगेंडा होता है इनका बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। कहने का मतलब क्या है, ये लोग जो चीज़ें हैं उनको प्रोपोगेट करके कुछ गलत तरीके से जनता के सामने पेश करते हैं, जिससे ये ऐसा लगता है जनता को कि ये सही है और गवर्नमेंट गलत है। ठीक है, तो और ऊपर से क्या होता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बहुत सारे प्रोपेगेंडा करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई, राइट। तो ये पावरफुल प्रोपेगेंडा उनका एक पार्ट है, मोड ऑफ ऑपरेंडी है। ठीक है, देखो मैंने बताया था आपको, ये जो पिक्चर देख रहे हो इसमें क्या हुआ था कि जो नक्सलाइट लोग हैं उन्होंने क्या किया था कि एक जगह का जो ट्रेन का पटरी को ब्लास्ट बॉम्ब से उड़ा दिया था और उसके ऊपर से जो आई ट्रेन वो पलट गई, उससे बहुत सारा जान माल का नुकसान हुआ। ठीक है, इसके बाद आपने देखा होगा कि रोड पे लोग आईईडी बम लगा देते हैं। आप देखो ये कि रोड पे उन्होंने आईईडी बम लगा दिया था और कितना बड़ा खड्डा हो गया था। होता क्या है कि देखो सपोज करो यहाँ से कोई कॉन्वॉय गुजरने वाला है, इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो लोग क्या करेंगे, या तो रोड को ही खोद देंगे। अब रोड को खोद देंगे तो गाड़ी ना तो गाड़ी क्या हो जाएगी, यहाँ से जा पाएगी, ना तो गाड़ी यहाँ से जा पाएगी। ठीक है, तो होता क्या है, देखो समझो इसमें क्या हुआ है कि इस अगर इंसिडेंट की बात करते हैं तो पहले उन्होंने क्या किया, ज़मीन के नीचे आईईडी लगा के रखा था। आईईडी मतलब इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। तो आईडी लगा के रखा था, तो जैसे ही आईडी लगाया तो जैसे ही पहली गाड़ी या दूसरी गाड़ी इसके ऊपर से गई, उन्होंने आईडी ब्लास्ट कर दिया। आईडी ब्लास्ट होते ही वो जो जिस गाड़ी के ऊपर नीचे आईडी ब्लास्ट हुआ तो गाड़ी के तो फरकच्चे उड़ जाएंगे, लेकिन आजू बाजू की जो गाड़ियां हैं उसमें से कुछ गाड़ी इस खड्डे के इसी साइड रह जाएगी और कुछ गाड़ी इस खड्डे से पार चल जाएगी, यानी कि जो ग्रुप होगा, यानी कि जो सिक्योरिटी पर्सनल का ग्रुप होगा वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जो गाड़ी पीछे रुक गई, इसके पहले रुक गई, अब ये ना तो इधर जा सकती है ना तो इधर जा सकती है, तो होगा क्या, ये लोग रिवर्स जाएंगे। फिर ऐसी गाड़ी पे आसपास में वो लोग क्या करते हैं, छुप के बैठे रहते हैं हथियार बंद, और जैसे ही ये ब्लास्ट होता है और यहाँ पर अफरा तफरी मचती है, ये लोग पीछे जाने वाली गाड़ी पर अटैक कर देते हैं और अटैक करने के बाद बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। यानी कि ऐसा कोई अगर प्लानिंग करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल को, सिक्योरिटी पर्सनल को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़े सिक्योरिटी पर्सनल को मारेंगे उतना ज़्यादा लाउडली इनका जो ये होगा, बोलते ना कि लाउडली इनकी बात को रखा जा सकता है। कहाँ पे, पार्लियामेंट में। यानी कि इनका मानना ये है कि पार्लियामेंट में अगर जितने ज़्यादा लोगों को मारोगे उतनी ज़्यादा गवर्नमेंट आपसे बात करने के लिए राज़ी होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया जाता है, यहाँ पे ऐसे मोड्स ऑफ ऑपरेंडी को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट का आगे चलते हैं। अब धीरे धीरे पाया क्या गया है, लिंकेजेस विद द अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, अभी कुछ ही रिसेंटली टाइम में ही देखा गया है, रिसेंटली मतलब 2005, 7 या 10 के पहले देखा गया है कि कुछ नक्सलिस्ट अटैक में क्या हुआ कि उनके पास जो वेपन्स है ना वो इंडियन
आर्मी इंडियन सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के वेपन से बहुत ज़्यादा एडवांस थे। यहाँ तक कि मेड इन चाइना और मेड इन चाइना वेपन्स भी उनके हाथों में देखा गया, जो कि इंडियन फोर्सेस से बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। इसीलिए वो जब कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अंडरस्टैंड। तो जो हमारी जो इंटरनल विंग है आईबी, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी पर ध्यान देती है, अपना तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको बोलते हैं, इन्होंने पाया कि जो नक्सल हैं इनका जो लिंक है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी है। जैसे कि सेंट्रल अपना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैज़ अ थ्रेटेंड टाइज विद द नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंट, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट साइड में, यानी कि जो म्यांमार नागालैंड साइड में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके साथ भी टाइज है। ठीक है। और स्पेशली द RAF PLA ऑफ मणिपुर। ठीक है। पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर, जो उन्होंने एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो क्या करता है कि मणिपुर को एक सेपरेट कंट्री बनाने की कोशिश करता है। और उसके साथ साथ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN इशाक मुइवा, यानी कि जो नक्सल ग्रुप है इनका जो लिंकेजेस है अपना RAF के PLA के साथ भी है, PLA ऑफ मणिपुर के साथ भी है, और इनका जो लिंकेजेस है कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी है। और इनका जो एक और लिंकेजेस है नेशनल नागालैंड की में एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जिसको बोलते हैं NSCN इशाक मुइवा। ठीक है। इशाक मुइवा के साथ भी है। इस तरह से जो सोर्सेस हैं पता करती हैं, देखती हैं कि जो नक्सलाइट एरिया है यहाँ पर जो लोगों का लिंकेजेस है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक भी पहुँच गए हैं। The CPI has also frequently expressed their solidarity with the Jammu and Kashmir। याद रखना, देखो तो CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है टेररिस्ट ग्रुप, यानी कि उनका मानना ये है, यानी कि जो CPI का ये भी मानना है कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स आतंकवादी लोग जो जम्मू कश्मीर में सेपरेट करना चाहते हैं ये सही है, और CPI उनको सपोर्ट भी करता है। कहने मतलब है कि वो सपोर्ट करते हैं कि जो टेररिस्ट कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि उनको अपना देश आज़ाद चाहिए। ठीक है। These are the part of the strategic unit front against the Indian state. The CPI also has a close link with the foreign Maoist organization in Philippines, Turkey and China। ठीक है। यानी कि फॉरेन में जो मॉइस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि बहुत सारे जैसे फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया में भी मॉइस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सेपरेट होने की बात करते हैं, उनसे भी इनके लिंकेजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से पहले जो नक्सलिज्म बेसिकली स्टार्ट हुआ था किस बात से लेके, नक्सलबारी एरिया से। लेकिन मेन उनका जो मुद्दा क्या था कि अगर गवर्नमेंट वहाँ पे कहीं पे भी माइनिंग कर रही है, यानी कहीं पे कोयला निकला, तो उनका मानना ये था कि जो जंगल में कोयला निकला तो आपने क्या किया, हमें डिस्प्लेस कर दिया, किसी और जगह पे रख दिया, तो आप हमें पहली बात तो कहीं अगर आप सेटल करते हैं तो उसमें प्रॉपर मुआवजा दे दिए जाए, यानी प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट वादे करती है हाउस घर देने का या फिर उनको जो भी डेवलपमेंट है वो करने का, वो करना चाहिए। ठीक है। तो ये सब डिमांडें थी और इसीलिए उन्होंने हथियार उठाए थे। लेकिन अब जो कम्युनिज्म अपना नक्सलिज्म आप देख रहे हो, ये जो नक्सलिज्म है ये अब वो वाले डिमांड पे नहीं अड़े हुए हैं। अब क्या है कि इनकी कुछ डिमांड ही नहीं है। अब ये जो नक्सलिज्म है ऐसा देखा जा सकता है कि ये बाहर की कंट्री यानी कि चाइना और पाकिस्तान की कंट्री की कठपुतली बन गई है। क्यों? क्योंकि अब चाइना और पाकिस्तान इनडायरेक्टली इनको पैसे प्रोवाइड करते हैं और ये पैसे ये लोग लेके गवर्नमेंट के लोगों को मारते हैं। कहने का मतलब क्या है, जिस ऑब्जेक्टिव से नक्सलिज्म खड़ा हुआ था आज नक्सलिज्म का वो ऑब्जेक्टिव नहीं रह गया है, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट से बात करने को ही रेडी नहीं है। अब ये क्या चाहते हैं ये अब बताते नहीं है। कहने का मतलब क्या है, अब गवर्नमेंट इनसे बात करने के लिए रेडी है और बोलती है कि आपके सारे वादे मान लिए जाएंगे। गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी चला रखी है, उसके बावजूद भी ये सरेंडर नहीं कर रहे हैं। और इंटरनेशनल जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो इनका मानना ये है कि इनको जो फंडिंग आती है बाहर से आती है। अब एक बात बताओ, किसी ने ग्रुप बना लिया और उसको अच्छा खासा पैसा, मोटा पैसा मिल रहा है, तो फिर वो क्यों अपना ये सब चीज़ को छोड़ेगा। अभी क्या हो गया, एक बिजनेस बन गया है कि हाँ हम लोग नक्सल हैं तो चाइना भी आपको सपोर्ट करेगा, कुछ पैसे देगा, हथियार देगा। ठीक है। और आपको पाकिस्तान भी सपोर्ट करेगा, पैसे देगा, हथियार देगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जब ये लोग कंट्री लोग सपोर्ट करेंगे तो इनको पैसे मिलते रहेंगे, तो कोई भी अपने ग्रुप को बंद क्यों करना चाहेगा। अंडरस्टैंड। सो कहने का मतलब स्टार्टिंग में जब नक्सलिज्म आया था तो उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कुछ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि एक नौकरी होनी चाहिए। अगर मेरा घर कोयले के एरिया में, जैसे कोई लैंड एरिया में चला जाता है तो मुझे एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है, जो भी बेनिफिट्स होगा उसका कुछ शेयर यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए लगाना चाहिए गवर्नमेंट को। तीसरा चीज़, अगर आप डिस्प्लेस कर रहे हो तो ज़बरदस्ती डिस्प्लेस मत करो, उनको प्रॉपर कंपनसेशन के साथ और हर एक चीज़ के साथ सप्लाई प्रोवाइड करो और तब आपके डिस्प्लेस करो जाके।
ये सब था। लेकिन अब क्या है, ये पैसा कमाने का धंधा हो गया। जिस भी लोगों ने, जो बड़े लोग होते हैं उसमें, वो लोगों को पैसा, बहुत मोटी रकम मिलती है चाइना और पाकिस्तान की तरफ से, और इसीलिए वो ये सब चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और यही रीज़न है कि गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, उनके अगेंस्ट में स्ट्रांग एक्शन ले रही है। इसके पहले गवर्नमेंट स्ट्रांग एक्शन नहीं ले सकती थी, क्योंकि ये भी इंडियन ही लोग थे और इनका जो डिमांड था वो जायज़ था, ठीक है, डिमांड जायज़ था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनका इनका वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, यानी कि वो जो फॉरेन कंट्री के, जो हमारे एनिमी कंट्रीज़ हैं, ये इनका फ़ायदा उठा रहे हैं और ये भी उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इनके अगेंस्ट में जो एक्शंस हैं उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर दिया है। नेक्स्ट है, अब देखते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नक्सलिज्म, ठीक है। मेनली इनके लिए बोला जाता है 3 चीज़ें, जल, जंगल और ये जमीन नहीं है, जमीन है, सॉरी, ठीक है, जंगल और जमीन। तो जमीन का मतलब क्या है, जल मतलब क्या है, आप अगर कहीं पे डैम बना रहे हो तो इनका जो जंगल से जाने वाला जो पानी है वो रुक जाता है, ठीक है। तो जल, जंगल मतलब ये जो लोग हैं ये मोस्टली क्या है, जो टेररिस्ट, जो नक्सलिस्ट लोग हैं, ये मोस्टली क्या है, पूरी तरह से जंगल पे डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, राइट। यानी कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं। फॉरेस्ट ड्वेलर्स होने का मतलब क्या है, वो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको ही कंज्यूम करते हैं और इसी से अपना लाइफ गुजारते हैं, ठीक है, उसको ही कंज्यूम करके अपने लाइफ को गुजारते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर आप कोई एक्ट लाते हो, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेस्ट एक्ट लेके आया था, फॉरेस्ट एक्ट में क्या होता है कि उनको जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जो जंगल की प्रॉपर्टी है, उसको एक्सेस करने का राइट्स उनसे छीन लिया जाता है। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और जल का तो आपको बता दिया, जंगल होता है। अब जमीन क्या होता है, जैसे कि कहीं पे कोयला निकला, ठीक है, या फिर कहीं पे वो निकला, तो उनको क्या करना पड़ता है, अपनी पुश्तैनी ज़मीन को छोड़ के कहीं और पे डिस्प्लेस किया जाता है। और जो डिस्प्लेस किया जाता है तो उस पर जो गवर्नमेंट कंपनसेशन की बात करती है वो भी नहीं दी जाती है, ना ही उनको कोई गवर्नमेंट जॉब दिया जाता है, और ना ही उनको उस कोयले में से या फिर उस मिनरल्स में से उनका कोई शेयर होता है। इस तरह से क्या होता है, उनका जल भी चला जाता है, जंगल भी चला जाता है और ज़मीन भी चली जाती है। और ये जो होता है, ये 3 फैक्टर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये 3 फैक्टर से ही ये जो ना फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं इनका लाइफ चलती रहती है। और अगर गवर्नमेंट ने इसी को छीन लिया तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं कि ड्रास्टिक चेंज लेके आता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा कौन उठाते हैं, नक्सलिस्ट उठाते हैं। और ये जो आम जनता होती है इनको बताते हैं कि गवर्नमेंट ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, इसलिए आपको गवर्नमेंट से बदला लेना चाहिए। और इस तरह से एक आम नागरिक को वो नक्सली बना देते हैं और उनके हाथों में हथियार थमा देते हैं, ठीक है। तो यही लिखा है, नॉन रेगुलराइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड लैंड राइट्स, यानी कि जो लैंड राइट्स है उसको किसी तरह से रेगुलराइज भी नहीं किया है। लैंड एक्वाजिशन विदाउट अप्रोप्रिएट कंपनसेशन, जो जैसा कि मैंने बताया कि बोला जाता है कि 15 लाख 20 लाख रुपए दिए जाएंगे, बट मिलता कुछ भी नहीं है, कई साल हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, और उनको ना ही कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी रखा जाता है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एज ओल्ड ट्राइबल फॉरेस्ट रिलेशनशिप, यानी कि अपना डिसरप्शन, यानी कि जो एज ओल्ड, जो पुराना जो ट्राइबल और फॉरेस्ट का जो रिलेशन होता है उसको भी तोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब जो ट्राइब्स होते हैं फॉरेस्ट पे ही जिंदा होते हैं, फॉरेस्ट उनके लिए सब कुछ होता है। लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि गवर्नमेंट उनको वहाँ से हटा देती है और कुछ फॉरेस्ट एक्ट ला देती है, जिसमें वो अपने जो पहले से करते आ रहे हैं, जो उनका रिचुअल्स है वो भी फॉलो नहीं कर पाते, ना ही वो अपने फॉरेस्ट के प्रॉपर्टीज़ को या उसके जो अपना प्रोडक्ट्स है उसको एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि वो नक्सल बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखो, पहले जंगल था, इस जंगल से क्या होता था कि वो लोग अपने लिए अपना बोलते हैं ना कि घर बनाने के लिए लकड़ी और इनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने खाने पीने और कुछ अमाउंट में उसको बाहर मार्केट में बेचने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल तेंदुपत्ता जो होता है वो बेसिकली इंडिया में बीड़ी बनाने के काम में आता है। शायद आपने देखा होगा, बीड़ी बनाता है तो तेंदुपत्ते से बीड़ी बनता है। तो ये जो ट्राइबल पीपल्स होते थे क्या करते थे कि तेंदुपत्ता इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करके उसको शहर में लाके बेच देते थे, जिससे थोड़ा बहुत उनकी इनकम हो जाती थी। लेकिन अब इस जंगल को काट करके वहाँ से एक नहर लेके चले गए। अब नहर लेके जाने से क्या हुआ कि वो ये जो जंगल वाला एरिया था पूरी तरह से ख़त्म हो गया, यहाँ के ट्री और प्लांट सब खत्म हो गए। इससे क्या होता है कि
वो लोगों को यहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ता है, और गवर्नमेंट जो प्रॉमिस की रहती है कि हम आपको इतना कंपनसेशन देंगे और यहाँ पे डिस्प्लेस कर देंगे, वहाँ पे कर देंगे, वो एक्सेस नहीं कर पाते। ठीक है, इसके अलावा भी गवर्नमेंट की जो फॉरेस्ट एक्ट होती है जिसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप इस एरिया में नहीं जा सकते, आप इसमें ये पूरी तरह से मैन यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। इसकी वजह से भी क्या होता है कि इनकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो बंद हो जाती है, और दीज आर द सम रीजन्स जहाँ जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लोग हैं यहाँ के ट्राइबल पीपल नक्सल बन जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये देखो मेन रीज़न देखते हैं, डेवलपमेंट डेफिसिट क्या है। अभी जब आप ऐसा करोगे यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं आएगा, तो ऑलरेडी लोग ट्राइबल पीपल होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर गवर्नमेंट इनके साथ इनके लिए प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं बनाती है, ठीक है, इनके लिए हॉस्पिटल, इनके लिए इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी चीज़ का एजुकेशन सेंटर, किसी भी चीज़ का मेंटेन नहीं करती है, तो इससे क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, पॉवर्टी जनरेट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते एजुकेशन के लिए, एजुकेशन सेंटर, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ों के लिए। ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन, पुअर हेल्थ एंड फैसिलिटीज़, इन सब कारणों की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये वनरेबल हो जाते हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा नक्सल उठा के इनके हाथों में हथियार थमा देते हैं। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि नक्सलिज्म को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट का क्या डेफिसिट है। ठीक है, तो डेवलपमेंट का डेफिसिट देख लिया, अब हम लोग गवर्नमेंट का डेफिसिट देखते हैं। लैक ऑफ रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही पुअर कंडीशन में है। ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ करप्शन किया जाता है। जो भी पैसा गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट और जो लोअर अथॉरिटी के लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, ये इनको करप्शन के थ्रू क्या करते हैं, ये पैसे को गमन कर लेते हैं, और इससे क्या होता है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो जाती है। इनकम्प्लीट, इल ट्रेंड एंड पुअरली मोटिवेटेड पब्लिक पर्सनल्स। ठीक है, इनकम्प्लीट, इल ट्रेंड, यानी कि यहाँ पे जो पर्सनल होते हैं वो उनको बोलते हैं ना कि वो ऑलरेडी क्या होता है कि इल ट्रीटेड होते हैं, यानी कि बहुत ख़राब पोजीशन में ऑलरेडी रहते हैं, प्लस उनको ट्रेनिंग भी कम दी जाती है, और इससे क्या होता है उनका बिहेवियर जो होता है वो वैसा का वैसा ही बना रहता है, जिससे हम लोग उनका कॉन्फिडेंस जीत नहीं पाते हैं, और इस तरह से भी क्या होता है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, और ये बोलते हैं ना कि एक ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ट्राइबल पीपल के लिए। ट्राइबल पीपल को लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, उल्टा हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है हमने तो सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी ट्राइबल पीपल्स हमारे साथ नहीं है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होता है, जो कनेक्शन, जो लिंकेज बनाने के लिए जो पर्सनल होते हैं, दे आर इल ट्रीटेड, पुअरली मोटिवेटेड, मतलब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, और वो ये सब चीज़ों को इंटरेस्ट में नहीं लेना चाहते। इसीलिए क्या होता है, जैसे कि किसी ऑफिसर को जंगल में भेज दिया जाएगा, उस ऑफिसर को पता है मेरा जंगल में कुछ नहीं वाला, तो वो क्या करेगा, कुछ करेगा नहीं, खाली वो क्या करेगा, आराम से बैठेगा, उसकी सैलरी तो आ रही है, उसको टेंशन नहीं है, वो इस बात की भी ये नहीं करेगा कि मैं कुछ तो डेवलपमेंट करूँ, या फिर मैं यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट लाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, लोग पुअरली मोटिवेटेड पर्सन वहाँ पे जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो जाता है। मिसमैनेजमेंट और मैंने करप्शन तो बताया आपको, मिसमैनेजमेंट, करप्शन इन गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ मैं, जैसे गवर्नमेंट ने लाया था रोशनी एक्ट। रोशनी एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट क्या बोल रही थी कि अगर कोई भी नक्सल अगर सरेंडर करता है, तो सपोज करो सरेंडर करता है, तो उसको या तो गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा, या तो फिर क्या किया जाए, उसकी सज़ा तो पहले माफ़ कर दी जाएगी, उसके बाद उसको गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा, या तो उसको कुछ लैंड एरिया दिया जाएगा जहाँ पे वो क्या कर सकता है, फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि कुछ नक्सल ने रोशनी एक्ट के थ्रू क्या किया था, यहाँ पे सरेंडर करने आए थे, लेकिन वहाँ के जो ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर था, उन्होंने उसको सरेंडर ना बता के अरेस्ट बता दिया। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या आता है। अगर आप कोई सरेंडर करने आया है, तो उसको सरेंडर करने के लिए जो एग्रीमेंट होता है वो साइन होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसको वो बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो गवर्नमेंट ने इस एक्ट के थ्रू लाया है, लेकिन वो पुलिस वाले उनको एज अ अरेस्ट दिखाते हैं कि हम लोग ने उसको अरेस्ट किया है। तो होता क्या है कि पहली बात तो उनको रोशनी एक्ट के थ्रू बेनिफिट्स नहीं मिल पाएगा, दूसरी बात उनकी सज़ा माफ़ नहीं होगी, और उनको जेल में सड़ना पड़ेगा, उनको टॉर्चर्स झेलने पड़ेंगे। और ये सब क्यों किया जाता है कि पुलिस वाले जो वहाँ पे होते हैं वो जानते हैं कि मैं ऐसे तो नक्सल को पकड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन वो अपना प्रमोशन करवाने के चक्कर में जो सरेंडर करने आए हुए नक्सल्स होते हैं
उनको क्या बना देता है, अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो नक्सल सरेंडर करना भी चाहते हैं वो डर जाते हैं, या उनका जो विश्वास होता है वो पुलिस से हट जाता है और वो सरेंडर नहीं करते। वो सोचते हैं कि हम लोग ऐसे मर जाएंगे चलेगा, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। तो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है उस पर जब एग्जीक्यूशन नहीं होता है तो ऐसे सिचुएशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्पेशल लॉ, फिर क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोल पॉलिटिकल्स एंड अनसेटिस्फैक्ट्री वर्किंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने बताया लोकल गवर्नमेंट तो खाली यहाँ पे सैलरी लेती है, वो कुछ काम ही नहीं करती है, और जो लोकल गवर्नमेंट उल्टा इनकी मदद भी करती है अटैक वटैक करने में। और लोकल गवर्नमेंट के ही एट्रोसिटीज़ की वजह से, लोकल गवर्नमेंट की एट्रोसिटीज़ की वजह से क्या होता है कि यहाँ के लोग नक्सल बनते हैं। एक एग्जांपल मैं बता दूँ, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी ट्राइबल पीपल की औरत को उठाया और उसके साथ रेप कर दिया। ठीक है, पुलिस वाले ऐसा करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो जब ट्राइबल पीपल का रेप कर दिया तो वो ट्राइबल जो जिसका रेप हुआ है वो क्या करेगी, या तो नक्सल में ज्वाइन हो जाएगी या तो मर जाएगी वो। ठीक है, अगर वो मर गई तो उसके अगर बच्चे होंगे या उसके घर वाले होंगे, उसका जो आदमी होगा वो अकेले तो पुलिस के अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकता, और ना ही वहाँ पे गवर्नमेंट उनकी सुनने वाली है, तो क्या बन जाएगा, नक्सल बन जाएगा। ठीक है, या तो उसके बच्चे नक्सल बन जाएंगे, या तो वो कुछ नहीं कर सकता है तो नक्सल का इन्फॉर्मर बन जाएगा और वो पुलिस की एक्टिविटीज़ का इन्फॉर्मेशन नक्सल लोगों को देता रहेगा। इस तरह से क्या होता है कि लोकल गवर्नमेंट की वजह से भी वहाँ पे बहुत सारे लोग नक्सल बनते हैं। मैं इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता हूँ कि जो नक्सल हैं ये ऐसे लोगों के आंसू पोंछने का नाटक करते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सताए हुए लोग होते हैं। ठीक है, फिर वो गवर्नमेंट के खिलाफ उनको भड़काते हैं और वो नक्सल बना दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल एक्सक्लूजन एंड एलिनेशंस। ठीक है, वहाँ पे ह्यूमन राइट के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मैंने जैसे बताया पुलिस आए दिन उनके लोगों का ज़बरदस्ती अरेस्ट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने तेंदुपत्ते वाला एग्जांपल दिया, तेंदुपत्ते में क्या होता है कि वहाँ पे क्या किया जाता है कि जो पुलिस वाले होते हैं वो किसी से पैसा लेके वहाँ पे जंगल में लकड़ियों की कटाई हो जाती है। ठीक है, जब पुलिस वाले क्या करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं जो लकड़ी काटते हैं, वो अपना फॉरेस्ट माफिया के लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं पुलिस वालों को पैसा देते हैं, पुलिस वाले उनसे पैसा लेके लकड़ी कटवा देते हैं। जब इसकी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेशराइज करता है कि आप उनको अरेस्ट करो जिन्होंने जंगल से लकड़ी काटी है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो जो फॉरेस्ट माफिया को अरेस्ट करने की बजाय जंगल में जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनको ही अरेस्ट कर लिए थे, और अरेस्ट करके ये दिखाते हैं कि इन्होंने क्या किया है, लकड़ी को काट के लेके गए हैं। ठीक है, और उसके बाद उनके साथ बहुत ही बुरा तरीके से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, उन पर मारा पीटा जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है। ठीक है, उनकी औरतों को उठा के जंगल से उठा के लाया जाता है और उनके साथ रेप किया जाता है। तो कहने का मतलब आप जो नहीं सोच सकते वो भी उनके साथ किया जाता है, और इसी की वजह से क्या होता है, इन सब चीज़ों की वजह से जो पीपल है वहाँ पे क्या बन जाते हैं, नक्सल बन जाते हैं। ठीक है, वो डिग्निटी ऑफ लाइफ यानी कि लाइफ से मतलब डिग्निटी से लाइफ जीने नहीं देते हैं, उनको मारते पीटते हैं, और मतलब ना कि एक जानवरों से भी बदतर हालत में उनको रखते हैं। ठीक है, उसके बाद डिसकनेक्ट द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, और ये जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी होती है इससे कटे हुए होते हैं, डिसकनेक्टेड होते हैं। इसकी वजह से भी क्या होता है, अपने राइट्स को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, डिसकंटेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी तक इतना सारा बताया कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इनका क्या होता है, डिसकंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अब हम लोग नक्सलिज्म से फाइट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फाइट अगेंस्ट नक्सलिज्म हम देखेंगे चेंज इन द स्ट्रेटेजी बाय द होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर ने क्या किया है, नक्सलिज्म से लड़ने के लिए स्ट्रेटेजी को चेंज किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर द स्टेटस अफेक्टेड बाय द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, सिक्योरिटी पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया है। ठीक है, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का स्कीम लेके है। सेंट्रल स्कीम फॉर असिस्टेंस टू सिविलियन विक्टिम्स, फैमिली ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिस्ट, कम्युनल एंड नक्सल वायलेंस। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये भी स्कीम लाया है कि अगर जैसे कि कोई विक्टिम है, सिविलियन विक्टिम है, या तो टेररिस्ट किसी पर्सन में फैमिली में जो पर्सन है वो टेररिस्ट बन गया, तो उसकी फैमिली के लिए और भी बहुत सारे स्कीम्स लाए गए हैं। ठीक है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान यानी कि एक अच्छा और बोलते ना कि मजबूत एक्शन प्लान लाने की कोशिश की जा रही है।
रोड रिक्वायरमेंट प्लान फॉर एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया, यानी कि जो भी एरिया है जहाँ पे नक्सलिज्म ज़्यादा डेवलप हुआ है वहाँ पे रोड डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, स्ट्रीट लाइट लगानी चाहिए। और शायद आपने देखा होगा कि देखो जैसे कि एग्जांपल, अब वो जंगल है तो जंगल डिस्कनेक्टेड इसलिए है कि वहाँ पे लोगों का आवाजाही कम है, यानी कि वहाँ पे लोग आते जाते कम है, इसलिए क्या होता है कि लोगों के अंदर फियर रहता है। लेकिन अगर वहाँ पे एक बार रोड बन जाता है, रोड बन जाने से क्या होगा कि जब वहाँ पे कनेक्टिविटी होगी तो लोगों का आना जाना यहाँ पे कंटिन्यू चलने लगेगा। जब लोग यहाँ पे आते जाते रहेंगे तो नक्सल के लिए ये यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जब नक्सल के लिए सर्वाइव करना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा तो यहाँ से निकल जाएंगे। और ऐसे पूरे के पूरे इंडिया में अगर ऐसा कर दिया जाता है तो इससे क्या होगा, नक्सल कहीं पे भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम किया जा रहा है। अब रोड बनाने के लिए पहले क्या होता था, ठेके पे दिया जाता था, लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट खुद ही रोड बनाती है और उनको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है वो सीआरपीएफ की तरफ से, यानी कि जो रोड बनाया जाता है उनको सीआरपीएफ क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इस तरह से क्या होता है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर मजबूत किया जाए तो वहाँ पर जो नक्सलिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद और भी सारे प्रोग्राम जैसे कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, जो नक्सल नए नए स्कीम्स लाए जाएंगे, जो नक्सल है अपने यहाँ पे सरेंडर करेगा वो इस पुलिस के एरिया, पुलिस में भी ज्वाइन कर लिया जाता है, क्योंकि नक्सल लोगों को जो ऑलरेडी नक्सल रह चुका है उनको जंगल का रास्ते पता होते हैं, उनको नक्सल लोग कैसे ट्रेनिंग करते हैं ये पता होता है। जो आपने फोटो सब देख रहे हैं ये सब ऐसे ही लोगों ने दिए हैं जो कभी नक्सलिस्ट हुआ करते थे, लेकिन वो बाद में सरेंडर होके इंडियन पुलिस में, यानी कि वहाँ पे पर्टिकुलर स्टेट पुलिस में ज्वाइन हो गए और अब वो स्टेट पुलिस को गाइड करते हैं कि आप कैसे एक्शन लेंगे कि आप उनको काउंटर कर पाएंगे। अंडरस्टैंड? तो इससे बहुत सारे स्कीमें गवर्नमेंट अब लेके आ रही है। मेन मुद्दा ये यहाँ पे है कि स्कीमें तो लाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉपरली स्कीमें क्या होनी चाहिए, एग्जीक्यूट होनी चाहिए विदाउट करप्शन और विदाउट पार्शियलिटी, यानी कि अगर कोई आ रहा है तो उसको पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए, कोई सरेंडर कर रहा है तो उसको बेनिफिट दो, जिससे क्या होंगे कि बाकी नक्सल भी मोटिवेट होंगे और उनको लगेगा कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर रही है और वो भी क्या करेंगे, एक दिन सरेंडर कर देंगे। सो ये आपने, मैं जैसे वो झंडा बता रहा था आपको, तो आप देख सकते हो ये लाल सलाम, इनका जो झंडा होता है रेड कलर का होता है, उसके ऊपर एक हंसी है यानी कि इसका, और एक कुल्हाड़ी का साइन होता है, और मोस्टली लाल और रेड होते हैं, और इनका झंडा रेड है इसलिए आप वो जो पर्टिकुलर जिस डिस्ट्रिक्ट में नक्सलिज्म है उसको हम लोग रेड कॉरिडोर बोलते हैं। अंडरस्टैंड? तो आप एक बार ध्यान से देख लो, ये जनताना अदालत चला रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे। ठीक है, और ये एरिया जो है वो नक्सलाइट एरिया है, और आप देखोगे पूरा डेंस फॉरेस्ट के बीच में ये लोग रहते हैं, जहाँ पे पुलिस और प्रशासन का पहुँचना मुश्किल है। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनके ऊपर ड्रोन से नज़र रख सकती है, अब टेक्नोलॉजीज चेंज हो चुकी है। ठीक है, सो और अभी जो है ये जो 2004-2005 में नक्सलिज्म बहुत पीक पे था, लेकिन काउंटर करने के बाद गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया, ऑपरेशन रोशनी चलाया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड क्या है, अब हम लोग क्या करें कि जो नक्सलिज्म है वो ख़त्म हो जाए, तो उसी में वे फॉरवर्ड है डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। क्या है, स्पेशल फोकस ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड एक्सेलरेटेड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हॉलिस्टिक मैनर। ठीक है, जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो सोशली इकोनॉमिकली डेवलप होना चाहिए और बहुत ही बड़े मैनर पे होना चाहिए। ठीक है, लोगों को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दो, लाइक रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन। ठीक है, इन कोर नक्सल एरियाज, यानी कि जहाँ पे कोर नक्सल एरिया माना जाता है, छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा। ठीक है, ऐसे एरिया में आप क्या करो, प्रॉपरली अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क बिछा दो, आप रोड बनवा दो, वहाँ पे लाइटनिंग कर दो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दो, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब वहाँ पे जनता खुश होगी तो वो किसी भी तरह से नक्सलाइट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, अब उसके बाद और कुछ जो नक्सल नहीं मान रहे हैं उनके लिए कुछ अफर्मेटिव एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी लाया जा सकता है वहाँ पे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन पुलिस एंड डिफरेंट स्टेट डिपार्टमेंट, यानी कि जो पुलिस है और स्टेट जो गलत भी कर रही है सही भी कर रही है उसके और अपना डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन कुछ अलग मिलती है, बाकी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन कुछ अलग मिलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस डेवलपमेंट स्कीम्स, फ्लैगशिप, जैसे मैंने बोला कि जो भी स्कीम्स आ रहा है उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, इसलिए प्रोग्राम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिटिल अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइबल अदर
ट्रेडिशनल फोर्स डेवलपर्स, यानी कि और ऊपर से क्या होना चाहिए, जो फॉरेस्ट डेवलपर्स हैं उनके उनके राइट्स दिए जाने चाहिए कि वो जंगल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकते हैं। उनके प्रोडक्ट को और कोई मार्केट में नहीं बेच सकता, सिर्फ जो ट्राइबल पीपल हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, वही वो प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है। और जब भी कोई फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई जाए तो इसमें जो अपना फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनका खास तरीके से ख्याल रखना चाहिए कि इस एक्ट के थ्रू उनको किसी भी तरह की समस्या ना हो। ठीक है। जैसे कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2000, जिसमें फॉरेस्ट एक्ट ये 2002 में 2006 में, बाद में इसमें पहले एक्चुअली फॉरेस्ट एक्ट में क्या था कि कोई भी जंगल की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं कर सकता कुछ एरिया, कोर एरियाज़ में, लेकिन बाद में इसको फॉरेस्ट डेवलपर्स के लिए रिकॉग्नाइज कर दिया गया और बोला गया कि जितने भी ट्राइबल पीपल हैं उनको जंगल में ज़मीन दी जाएगी। और ये हम लोग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम लोग इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग आप देखेंगे कि कैसे इस काम करता है। बस इतना समझ लो कि फिर से जो फॉरेस्ट एक्ट था पहले वाला, इसको फिर से रिकॉग्नाइज किया गया और 2006 में फॉरेस्ट डेवलपर्स को उनके राइट्स दिए गए। ठीक है। इस तरह अगर हम लोग करेंगे तो बट ऑब्वियस जो नक्सलिज्म का जो प्रॉब्लम है वो और भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ना के बराबर रह जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए द वे फॉरवर्ड यही है। अब सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में अब क्या करेंगे, प्रोफेशनल डोमिनेंस बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी ठीक है, यानी कि वहाँ पे प्रोफेशनल्स को भेजा जाना चाहिए जो गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो और उनको जैसा नक्सल का ट्रेनिंग होता है और इंफॉर्मेशन कलेक्शन में वो एक्सपर्ट होने चाहिए। ठीक है। तो इस सब चीज़ों में जो एक्सपर्ट होगा ऐसे सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पे डिप्लॉय करना चाहिए। इंक्रीजिंग और जो सिक्योरिटीज़ के नंबर हैं उनको भी यहाँ पे बढ़ा देना चाहिए। ठीक है। और जो सिक्योरिटी पर्सनल उनके अंदर में मॉडर्नाइज वेपन को मॉडर्नाइज करना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ही पुराने घिसे पिटे वेपन्स को यूज़ किए थे। ठीक है। स्पेशल ट्रेनिंग फॉर द पुलिस पर्सनल को भी स्पेशल ट्रेनिंग देना चाहिए और उनका बोलते हैं ना कि हर 6 महीने पर ट्रेनिंग होना चाहिए जिससे कि वो जंगल या फिर गुरिल्ला वॉर फाइट में कैपेबल हो। क्योंकि पुलिस क्या होती है कि बहुत सारी वहाँ पे लोकल होती है और जो भी सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस होती हैं वो पुलिस के ही इशारे पर काम करती हैं। ठीक है। यानी कि वही बता देंगे कहाँ पे कैसा है। टाइटनिंग द कंट्रोल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सप्लोजिव्स। ठीक है। यानी कि अब एक बात बताओ, जो आईईडी बनाते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ये जो बनाया जाता है इसके लिए कहीं ना कहीं एक्सप्लोजिव मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती होगी। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि एक्सप्लोजिव मटेरियल वहाँ पे सप्लाई ही ना हो, कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो एक्सप्लोजिव मटेरियल अवेलेबल ही ना हो वहाँ पे। तो क्या होगा, जो डिवाइसेस हैं बनाए नहीं जा सकते। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो एक्सटर्नल एरिया है जहाँ पे भी नक्सल है उनके एक्सटर्नल एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर देना चाहिए, जिससे कि ना तो वहाँ पे फूड सप्लाई हो सके, ना तो वहाँ पे आपका नक्सल को किसी तरह का आर्म्स एम्यूनिशन सप्लाई किया जा सके और ना ही अपना एक्सप्लोजिव डिवाइसेस वहाँ पे अवेलेबल हो। ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम वहाँ पे है उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम, यानी कि जैसे ड्रोन यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है। और भी सैटेलाइट्स को भी यूज़ किया जा सकता है वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद क्या है, बेटर कमांड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड फोर्सेस। ठीक है। जो सेंटर और फोर्सेस के बीच में बेटर कमांड और कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश किया जाना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो कुछ साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस की भी बात की गई है यहाँ पे, कि जो मीडिया है, यहाँ पे मेनली मीडिया एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट, यानी कि जो मीडिया है और पीआरसी यानी पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट है, इसको संभालना चाहिए। नक्सलियों को बुरी तरह से नहीं देखा जाना चाहिए या फिर ऐसा वो सोसाइटी के लिए बहुत बड़े ये है, ये सब नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। एट द एंड वो हमारे ही लोग हैं जो थोड़ा सा भटक गए हैं, उनको रास्ते पे लाया जा सकता है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन टू इंगेज विद द पब्लिक। ठीक है। उनको जो नक्सलाइट लोग हैं उनके लीडर्स को बात करनी चाहिए, वहाँ पे एनजीओज़ को काम करना चाहिए। एनजीओज़ को काम करने से क्या होगा कि वहाँ के लोगों का, ये जो एनजीओज़ होंगे वो क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग का काम कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नक्सल के बीच में, जिससे क्या होगा कि जो नक्सल हैं उनको गवर्नमेंट पे ट्रस्ट होगा और वो पूरी सही तरीके से अपनी चीज़ों को गवर्नमेंट के सामने रख पाएंगे। ठीक है। यही यहाँ पे बताया जा रहा है, रिस्टोर द पीपल्स फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट मशीनरी। ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, लार्जली होना चाहिए, और गवर्नमेंट बहुत सारे एनजीओज़ को भी वहाँ पे डेवलप करना चाहिए। अदर मेजर्स क्या है,
द डोर्स फॉर पीस टॉक्स शुड ऑलवेज ओपन। हाँ, हम टेररिस्टों के लिए पीस टॉक नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए ये टेररिस्ट नहीं है, हमारे लिए ये हमारे ही लोग हैं, ठीक है। तो इनके लिए हमेशा हम लोग को क्या करना चाहिए, टॉक का जो डोर है वो हमेशा, यानी कि बातचीत का दरवाज़ा हमेशा खुला रखना चाहिए, जिससे जब चाहे तब हमारे पास आके बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। देयर शुड बी अ जेन्युइन अटेम्प्ट टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे जेन्युइन अटेम्प्ट, जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूँ तो एक जो IAS ऑफिसर थे, वो उनकी पोस्टिंग वहाँ पे हुई थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ऑफिसर होने के बावजूद, गवर्नमेंट में होने के बावजूद उन्होंने वो कर दिया जो किसी ने नहीं कर पाया, यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं कर पाई, ठीक है। इतने सालों से गवर्नमेंट लगी हुई तो वो नहीं कर पाए। इन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे जगहों पर जितने भी नक्सल या फिर वहाँ के जो ट्राइबल पीपल थे, उन सभी के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाया। सॉरी, ये एक केस स्टडी है जिसको आप पढ़ सकते हो, मैं आपको इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उसको पढ़ लेना। इसमें एक IAS ऑफिसर कैसे बाकी जितने भी और चीज़ें हैं उनसे लड़ के वहाँ के ट्राइबल पीपल को, उनके बच्चों को कॉन्फिडेंस, उनको एजुकेशन देता है। अब उनके बच्चों को एजुकेशन देना है तो सबसे पहले वहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा, और जब वो लोग कॉन्फिडेंस में आएंगे तभी आपके अपने बच्चों को वो एजुकेशन के लिए एजुकेशन सेंटर पे भेजेंगे। तो ये जो कारनामा है वहाँ के एक IAS ऑफिसर ने किया था, जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स भी मिले थे। तो हमको ऐसे केसेस को स्टडी करना चाहिए और उनका एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करके हम क्या कर सकते हैं, फिर से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। टाइम बाउंडेड कन्विक्शन ऑफ अरेस्टेड कैडर मस्ट बी ensured थ्रू वाइटल रिफॉर्म इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी कि अगर किसी को अरेस्ट भी किया गया है तो उनका प्रॉपरली जो भी उनके साथ में जो भी उनका केस चल रहा है उसको टाइम टू टाइम ख़त्म करके उनको एक नई जिंदगी जीने के लिए हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द मेजर्स वी कैन टेक, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी है, इफेक्टिव सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, यानी कि जो मैंने अभी बताया था, जो सरेंडर करने आता है तो उनको अरेस्ट दिखा दिया जाता है कुछ मेडल्स और कुछ पैसे के लिए, कुछ प्रमोशन के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप पॉलिसी बना रहे हो हाईली इफेक्टिव होना चाहिए, और इतना पॉलिसी इतना ल्यूक्रेटिव होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नक्सल्स क्या करें, सरेंडर करें। लेकिन ये पॉलिसीज तभी काम कर पाएंगी जब नक्सल को भरोसा होगा कि हाँ, जो गवर्नमेंट ने जो बोला है वो कर रही है। अंडरस्टैंड? सो दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि बहुत बढ़िया सराउंड अपना बोलते हैं ना कि ये सरेंडर रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज़ को और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उनकी अगर कोई नक्सल मारा गया है तो उनकी फैमिली को केयर किया जा सकता है कि जिससे कि इसका फ़ायदा दूसरे नक्सल उनके और फैमिली मेम्बर को नक्सल बनाने के लिए ना कर सकें, ठीक है। बेटर अधेरेंस टू अ लॉ लेजिस्लेटेड फॉर अ प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स, यानी कि ट्राइब के प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट के लिए और भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर को पार्लियामेंट को बनाना चाहिए, जिससे कि उनके जो राइट्स और जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें और वो कम से कम ट्रबल के साथ अपनी लाइफ को जी सकें, ठीक है। कटिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द नक्सल मूवमेंट, ठीक है। जो नक्सल मूवमेंट को जहाँ से भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है उसको पूरी तरह से कट कर देना चाहिए, कि अगर उनका फाइनेंशियल सपोर्ट कट हो जाएगा, चाहे वो कहीं से भी मिलता हो, तो ये गवर्नमेंट, ये इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा एडवांटेज गवर्नमेंट को मिल जाएगा, और वो ऑटोमेटिकली ही जब उनको फाइनेंस सपोर्ट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो कोलैप्स कर जाएंगे और उनको मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वी हैव डिस्कस। तो ये जो आपका ये लास्ट पेज है, आप देख रहे हो कि कैसे यहाँ पे कंटिन्यूसली नक्सलिज्म बढ़ते जा रहा है। अभी के टाइम पे तो कम हुआ है, लेकिन 2005 में बहुत ही ज़्यादा पीक पे था, और इस तरह से नक्सलिज्म इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेड हो गया है। अभी जो हमने पढ़ा वो हम लोग ने पूरा ओवरऑल देखा कि नक्सलिज्म कैसे डेवलप हुआ, कैसे ये काम करता है, मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या है, और कैसे इसको काउंटर किया जा सकता है। तो ऑलमोस्ट हम लोग ने हर चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग अपना वीडियो ख़त्म करते हैं और ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म होता है। सी थैंक यू वेरी मच।